हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं अपने सीडीपी की क्लास में हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण हमारे सिलेबस का एक टॉपिक है जिसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म आता ही आता है। सो लेट्स डिस्कस। आज हम पढ़ेंगे हेरिडिटी एवं एनवायरनमेंट, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण। बेसिकली हेरिडिटी मतलब आनुवांशिकता जो हमें अपने माँ बाप से मिलती है, पूर्वजों से मिलती है, और एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण जिसमें हम रहते हैं, उन दोनों का रिलेशन क्या है और उसका क्या असर होता है एक बच्चे के ऊपर, इसमें हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट हम पढ़ते हैं हेरिडिटी। तो हेरिडिटी बेसिकली क्या है, यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग थ्रू जीन्स। आनुवांशिकता या फिर वंशानुक्रम भी जिसे बोला जाता है, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा माता पिता के शारीरिक और मानसिक गुण जीनों के माध्यम से उसकी संतान में क्या होती है, उनकी संतान में स्थानांतरित होती है। यहाँ पे मैंने मानसिक भी क्यों लिखा है, क्योंकि शारीरिक के साथ साथ आपके साइकोलॉजिकल ट्रेट्स भी आते हैं, जिसमें बहुत सारी आपकी इमोशंस हो गई, आपकी लाइक डिसलाइक हो गई, ये सब कहाँ से आती है, जीन्स के थ्रू भी आती है। तो एक बच्चे को माता पिता से विरासत में मिले सभी गुणों को आनुवांशिकता कहा जा सकता है। ठीक है, इसमें सारी चीजें आती है। जैसे हेरिडिटी जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हेरिडिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई कहे कि सिर्फ पर्यावरण इंपॉर्टेंट है तो वो गलत हो जाएगा। हेरिडिटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट होती है, हम देखते हैं। हेरिडिटी प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। आनुवांशिकता मानव व्यक्तित्व के विकास का आधार प्रदान करती है। बेसिकली ये क्या होती है, बेसिस होता है, जिसमें एक बच्चा की जो अगर आप बच्चे के नाम की बिल्डिंग बोल सको तो ये क्या होता है, ये बेस होता है जिसमें एक बिल्डिंग खड़ी होती है, आधारशिला होती है। यहाँ पे हेरिडिटी आपकी एक लिमिट सेट कर देती है, जिसमें से अगर आप आईक्यू बोलो तो एक बच्चे का आईक्यू जिस हिसाब से होगा वो उतने ही उसके आसपास हो, आप ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते उसमें, पर्यावरण में चेंजेस करके वो एक आधार सेट कर देती है हेरिडिटी एक बच्चे के भविष्य के लिए। तो हेरिडिटी प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। आनुवांशिकता वह है जिससे में व्यक्ति पैदा होता है, या फिर जिसके साथ जिन गुणों के साथ व्यक्ति पैदा होता है उसे आप आनुवांशिकता बोलते हो, हेरिडिटी बोलते हो। हेरिडिटी बेसिकली रॉ मटेरियल होता है जिसमें बच्चा आगे फ्लॉरिश होता है, राइट। डेवलपमेंट के लिए बेसिस होता है। हेरिडिटी इज द बेसिस फॉर द डेवलपमेंट। क्या होता है, बेसिस होता है, एक आधार होता है जो कि डेवलपमेंट आपके लिए, विकास के लिए, राइट। वो क्या होती है, वो हेरिडिटी होती है। आगे हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है फादर ऑफ हेरिडिटी को किसको बोला गया, ग्रेगोर मेंडल। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये कौन है, ये फादर ऑफ हेरिडिटी है। सब देखते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंस बाय हेरिडिटी। तो हेरिडिटी से कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस होते हैं। लिखा हुआ है फर्स्ट फिजिकल ट्रेट्स, शारीरिक लक्षण। शारीरिक लक्षण जैसे बच्चे का हाइट क्या है, हाइट हो गया उसका, ठीक है, हाइट हो गया, आपका स्किन कलर हो गया, स्किन कलर हो गया, आप आई कलर हो गया, क्वेश्चन पूछा जाता है आई का कलर, आई का कलर हो गया आपका। हेयर स्टाइल हो गई, किसी किसी के बाल क्या घुंघराले रहते हैं, किसी के स्ट्रेट रहते हैं, वो सब कहाँ से आता है, वो सब बेसिकली कहाँ से आता है, हेयर। यहाँ पे स्टाइल के बजाय टाइप कर देती हूँ। स्टाइल तो वो होगा ना जो आप कट करवाओगे, तो यार टाइप, वो सब माँ बाप से आते हैं, है ना। फिर आपका फेशियल फीचर्स हो गए, किसी की नाक थोड़ी सी ज्यादा, फेशियल फीचर्स लंबी है, किसी की गोल है, तो ये सब क्या हो गया, ये फिजिकल ट्रेट्स होते हैं जो कहाँ से आते हैं, हेरिडिटी से आते हैं, आनुवांशिकता से आते हैं। इसमें मेरा और आपका कोई रोल नहीं होता, ये सब कहाँ से आता है, हेरिडिटी से आता है। दूसरा हो गया सेक्स डिफरेंसेस, लैंगिक भिन्नता, मतलब बॉय है कि गर्ल है, इसका डिसीजन कहाँ से होता है, हेरिडिटी से होता है। नंबर थर्ड पे बिहेवियरल ट्रेट्स, मतलब व्यवहार, आपके इमोशनल, आप कैसे बिहेव करोगे, लाइक डिसलाइक, ये सब किस में आता है, आपकी इंटेलिजेंस हो गई, ये सब आता है हेरिडिटी से आता है, राइट। इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता,
क्रिएटिविटी हो गई आपकी, इमोशनल टेंडेंसी हो गई, जैसे एक बच्चा है तो वो अपने मामा के मायके, मम्मी के मायके वालों को ज्यादा प्यार करता है। अगर आप ऐसा समझो तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उसके माँ के जीन्स उसमें आए हुए हैं। तो ये इमोशनल टेंडेंसी आ रही है, कहाँ से आ रही है, हेरिडिटी से आ रही है। ठीक है, सामवेगिक प्रवृत्ति। फिर हो गया डिसीज। आजकल बहुत सारी रिसर्चेस हुए हैं जिसमें आया गया है कि बहुत सारे मानसिक जो रोग होते हैं, जैसे डिप्रेशन हो गया, ये सब कहाँ से आते हैं, हेरिडिटी से। अगर माँ में है तो वो उसके बच्चे में भी क्या होते हैं, आगे जीन्स के थ्रू आ जाते हैं। डिप्रेशन हो गया, बहुत सारी, जैसे डायबिटीज हो गई, ठीक है, और भी हार्ट डिसीज हो गई। ये सब कहाँ से आते हैं, ये हेरिडिटी से आते हैं। तो बेसिकली हेरिडिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक मनुष्य के व्यक्तित्व में या फिर जीवन पे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हेरिडिटी के बारे में। तो इसमें क्या क्या बेसिकली इंपॉर्टेंट है, डीएनए होता है एक जेनेटिक, और क्रोमोसोम। डीएनए क्या होता है, डीएनए को बोला जाता है डीऑक्सी राइबोनो यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबोनो यूक्लिक अम्ल। ठीक है, बेसिकली द मोलिक्यूल दैट कैरीज हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। यह अनुवांशिक जानकारी को वहन करता है। मतलब एक जीवन के लिए, एक जीव के जीवन के लिए जो जो आवश्यक है वो सब किस में होता है, उसके डीएनए में मौजूद होता है। पहले से ही प्रकृति उसे प्रदान करती है, तो वो सब किस में होता है, डीएनए में होता है। ठीक है, फिर जेनेटिक्स में अनुवांशिकता बेसिकली क्या होती है, द यूनिट बेसिस ऑफ द हेरिडिटी दैट डिटरमाइंस द स्पेसिफिक ट्रेट। ये क्या होता है, ये जीन होता है। जीन, जीन मतलब जीन्स वाला जीन नहीं, जो जिसको अनुवांशिकता बोला जाता है। द बेसिक यूनिट ऑफ द हेरिडिटी दैट डिटरमाइंस स्पेसिफिक ट्रेट्स। ये बेसिकली किससे बना होता है, डीएनए से बना होता है। जीन्स किससे बने होते हैं, डीएनए से बने होते हैं, राइट। नेक्स्ट है आपका क्रोमोसोम्स। ये क्या, गुणसूत्र। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स दैट कैरीज जीन्स। तो ये क्रोमोसोम्स क्या होता है, ये थ्रेड मतलब धागे जैसे स्ट्रक्चर का होता है, जो कि डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। गुणसूत्र जीनों को धारण करते हैं। तो ईच ह्यूमन सेल्स हैज 46 क्रोमोसोम्स। हर एक ह्यूमन सेल में 46 मतलब 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो 46 क्रोमोसोम्स होंगे मतलब 23 पेयर। पेयर मतलब क्या होता है, जोड़े। तो दो क्रोमोसोम का एक जोड़ा हुआ है ना, तो टोटल 46 क्रोमोसोम्स हैं। तो कितने क्रोमोसोम मतलब अणुसूत्र, तो कितने हो गए, 23 पेयर हो जाते हैं। ठीक है, a zygote is the first cell formed when a sperm and an egg ovum fuse during fertilization. It is the beginning of a new individual. तो एक सेल जो है माँ के गर्भ में कैसे आती है, युग्म नर, जिसको जायगोट बोला जाता है, वो प्रथम कोशिका है जो शुक्राणु जो कि फादर से और अंडाणु जो कि मदर से फर्टिलाइजेशन से बनती है। यही एक नए जीव के विकास की शुरुआत होती है। ठीक है, जाइगोट बेसिकली क्या है, जो कि आप बोल सकते हो उसको कि जो एक स्पर्म और ओवम के मिलन से जो एक सिल का जहाँ पे निर्माण होता है, उसे आप क्या बोलते हो, प्रक्रिया को जाइगोट कहा जाता है। ठीक है, सो मेल में जो स्पर्म होते हैं वो 23 हमने पढ़ा ना क्रोमोसोम्स, और फीमेल में को क्या बोला जाता है, ओवम या फिर एक अंडाणु जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसमें भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। टोटल कितने क्रोमोसोम्स हो गए, 46, जिनके दोनों के मिलन से, फ्यूजन से क्या बनता है, फिर जाइगोट बनता है, राइट। सो XX जो क्रोमोसोम होते हैं वो फीमेल में पाए जाते हैं, मतलब महिला में, और YY जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो मेल में पाए जाते हैं, पुरुष में। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। तो जो ये 23 टोटल 46 क्रोमोसोम्स है, राइट, उनमें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम हो गए, है ना, 23 पेयर हो गए। तो जो 22 पेयर होते हैं वो कौन से होते हैं, XX क्रोमोसोम होते हैं। जो 23rd पेयर होता है उसमें क्या होता है, X और Y क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, तो ये जो 23rd पेयर होता है, इसी से डिसाइड होता है कि बॉय होगा कि
गर्ल होगा, क्योंकि बॉय और गर्ल के लिए एक्स और वाई 23rd में एक्स और वाई होते हैं, उसी से डिसाइड होगा कि बॉय होगा कि गर्ल है, क्योंकि मदर में जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्स ही क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। फादर में एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं ना, तो उससे फिर डिसाइड होगा कि फादर होगा कि गर्ल होगा, राइट। नोन एज द ऑटोसोम्स। अच्छा, जो ये 22 पेयर होते हैं ना, ये सेम एक्स एक्स होते हैं, तो इन्हें क्या बोला जाता है? ऑटोसोम्स बोला जाता है। और एक्स वाई जो 23rd पेयर होता है वो डिटरमाइन क्या करता है कि सेक्स डिटरमाइन करता है कि बॉय होगा कि गर्ल होगा, राइट। अब आता है एनवायरमेंट। सो एनवायरमेंट रिफर्स टू ऑल द एक्सटर्नल कंडीशंस। यहाँ पे आप लोगों को कंफर्म क्लियर हो गया ना। जैसे देखिए मदर में कौन, अगर हम मदर की बात करें तो वहां पे एक्स एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और अगर आप फादर की बात करो तो वहां पे एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो बहुत सारे जो पुरानी रीति रिवाज वाली परंपरा को मानने वाले घर होते हैं, वहां पे क्या होता है कि अगर गर्ल है तो माँ को ब्लेम किया जाता है, जबकि उसमें उसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि गर्ल है कि बॉय है ये सेक्स डिटरमाइन कहाँ से होता है? फादर से होता है। सो उसमें मदर का कोई रोल नहीं होता, फिर भी माँ को कोसा जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट है, हमने हेरिडिटी पढ़ी है, एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट रिफर्स टू ऑल द एक्सटर्नल कंडीशंस, influence and experiences that affects the growth, development, behavior, personality of an individual। तो पर्यावरण उन सभी बाहरी परिस्थितियों, प्रभावों, अनुभवों का समुच्चय है जो किसी व्यक्ति की वृद्धि, विकास, व्यवहार और व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। आनुवांशिकता क्षमता प्रदान करती है, जबकि पर्यावरण उस क्षमता के विकास को अवसर देखता है। जैसे हेरिडिटी क्या है? अगर बेस लाइन है तो एनवायरमेंट क्या है? उसको फ्लोरिश होने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है, ठीक है। तो दोनों का इंपॉर्टेंस है। तो बेसिकली पर्यावरण क्या होता है? एनवायरमेंट इज एवरीथिंग दैट अफेक्ट द इंडिविजुअल एक्सेप्ट हिज जीन्स। तो जीन्स को छोड़ के बाकी सब कुछ ही क्या है? पर्यावरण है, राइट। अब जैसे हमने पढ़ा था कि हेरिडिटी क्या क्या, आप क्या क्या हेरिडिटी से आपको मिलता है, तो एनवायरमेंट क्या क्या इंक्लूड होता है? फैमिली। आपके एक बच्चे का सबसे पहला इंटरेक्शन जो होता है वो उसकी फैमिली से होता है, तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, वो उसके सोचने का थिंकिंग पैटर्न क्या होगा, ये सब किससे डिसाइड होता है? फैमिली में। उस घर का वातावरण बेसिकली कैसा है, बोलते हैं ना परिवार का वातावरण का बहुत ही ज्यादा प्रभाव होता है एक बच्चे पे। तो ये फैमिली किस में आती है? एनवायरमेंट में आएगी। फिर स्कूल उसका हो गया सेकंड नंबर पे, वो घर से निकलकर स्कूल जाता है, तो स्कूल का वातावरण कैसा है? स्कूल पे डिपेंडेंट कि एक बच्चे का होता है ना भविष्य कैसा होगा, उसके स्कूल में बेसिकली उसको कैसा आप बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो कि कैसे आपके असर्शन और रीजन में क्वेश्चंस होते हैं कि कथन दिया होता है कि कैसा वातावरण होना चाहिए स्कूल का, टीचर्स कैसे उसको बच्चे को ट्रीट करते हैं, मेंटल एनवायरनमेंट कैसा है, कैसे उसको अपॉर्चुनिटीज देते हैं, तो उसके हिसाब से बच्चे का डेवलपमेंट होता है। तो स्कूल आपका किस में आएगा? एनवायरनमेंट में आएगा। ये भी अफेक्ट करता है बच्चे के डेवलपमेंट को। फिर है सोसाइटी, जिसमें हम रहते हैं, तो सोसाइटी भी किस में आती है? एनवायरनमेंट में आएगी। सोसाइटी के हिसाब से एक व्यक्ति की पर्सनालिटी बनती है ना। फिर है मित्र, पियर्स हो गए, आपके फ्रेंड आ गए, ये सब किस में आएंगे? एनवायरनमेंट में आएंगे। जैसे कल्चर हो गई, संस्कृति, आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है। जैसे बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं जिसमें पता क्या चलता है कि अगर कोई बच्चा है जो 17 से 18 साल तक काफ़ी सारी फाइनेंशियल क्राइसिस अपने लाइफ में उसने देखा हुआ है, तो इन फ्यूचर भले ही वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है, लेकिन फिर भी उसके मन में फियर बना रहता है कि वो कहीं चला ना जाए। तो इकोनॉमिक स्टेटस बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालता है। तो ये सब किस में आएंगे? एनवायरनमेंट में आएंगे। दूसरा न्यूट्रिशन, पोषण हो गया, ये सब किस में आता है? एनवायरनमेंट में आता है, ठीक है। मीडिया, तकनीकी, टेक्नोलॉजी, जैसे आज सोशल मीडिया का आज जमाना है, तो सोशल मीडिया में किस चीज में जैसे ट्रेंड में क्या चल रहा है उस सबसे क्या होता है, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आपके माइंड में वैसे
थॉट्स आएंगे, आप वैसे वीडियोस देखोगे, तो सबका इम्पैक्ट किस पे होता है, बच्चे के मस्तिष्क पे होता है। तो ये सब किस में आते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में आते हैं। ठीक है, अगर जैसे अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन मैंने कहीं देखा था कि स्कूल जो फोन का यूज है बच्चे ने ज्यादा कर लिया, उससे उसके मस्तिष्क में प्रभाव हो रहा है। तो ये कौन सा फैक्टर है, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर है। कि आज से 10 साल के पहले अगर आप बात करो तो फोन इतने ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता था बच्चा, लेकिन आज बच्चा फोन इस्तेमाल कर रहा है, फोन के बिना खाना नहीं खा रहा है। तो ये कौन सा फैक्टर है, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर है, क्योंकि आज इन्वायरमेंट में फोन एक नॉर्मल थिंग बन चुकी है बेसिकली, राइट, ओवर यूज हो रहा है। तो ये कैसा इन्वायरमेंटल फैक्टर है। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। तो हेरिडिटी का नेचर कैसा होता है, स्टैटिक है, ये फिक्स्ड है, इसे चेंज नहीं किया जा सकता, स्थिर, हेरिडिटी स्थिर है, आनुवंशिकता फिक्स्ड है। और एनवायरनमेंट क्या है, डायनामिक इन नेचर है, पर्यावरण डायनामिक है, आप जब चाहो तब पर्यावरण को चेंज कर सकते हो, राइट। तो ये इसका नेचर क्या होता है, डायनामिक होता है, परिवर्तनशील होता है। अब एक आता है, इसमें बहुत सारे डिबेट्स हैं, उनमें से एक है नेचर वर्सेस नर्चर, मतलब प्रकृति बनाम पोषण, प्रकृति बनाम पोषण। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन्वायरमेंट और आपका हेरिडिटी दोनों इम्पॉर्टेंट है, दोनों क्या है, दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एक बच्चे के भविष्य के लिए। ठीक है, अगर डेवलपमेंट इक्वल्स टू हेरिडिटी इनटू का आपका क्या है, इन्वायरमेंट। तो आपको ध्यान रखना है कि डेवलपमेंट क्या है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के इंटरैक्शन से मिलके डेवलपमेंट होता है। कहीं पे अगर हेरिडिटी का ज़्यादा रोल होता है, कहीं पे इन्वायरमेंट का ज़्यादा रोल होता है। जैसे आपका, जैसे जो बच्चे का मान लो आप फेस है, उसका फीचर कैसा है, फेस का नाक कैसी है, स्किन कलर कैसा है, आंखों का रंग कैसा है, भूरा है कि काला है, ये सब क्या है, हेरिडिटी है, ये फिक्स है। यहाँ पे आप इन्वायरमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो कैसे इन्वायरमेंट में रह रही है, क्योंकि यहाँ पे हेरिडिटी इंपॉर्टेंट है, राइट। और इन्वायरमेंट जैसे आपको एजुकेशन कैसे मिली, न्यूट्रिशन फूड कैसा मिला आपको, कितने सारे उसको अपॉर्चुनिटीज मिली सीखने को, ये सब किस में आएगा, इन्वायरमेंट में आएगा। तो कहीं पे हेरिडिटी का रोल ज़्यादा होगा, तो कहीं पे इन्वायरमेंट का रोल ज़्यादा होगा, बट जो डेवलपमेंट होता है ये इन दोनों के इंटरैक्शन से बनता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि डेवलपमेंट कभी भी एडिटिव नहीं होता। जैसे क्वेश्चन में आ जाता है कि अगर डेवलपमेंट में हेरिडिटी का रोल है 50% और इन्वायरमेंट का है रोल 50%, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि डेवलपमेंट ये हेरिडिटी और इन्वायरमेंट आपस में एडिटिव नहीं होते हैं, ये सिर्फ मल्टीप्लिकेटिव होते हैं, सिर्फ दोनों का गुणा हो सकता है। तो बहुत क्वेश्चन, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ था कि दोनों एडिटिव होते हैं, तो एडिटिव नहीं होते, सब्सट्रैक्टिव नहीं होते हैं, आप इनको डिवीजन नहीं कर सकते हो, केवल और केवल क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे अगर आप बात करो डेवलपमेंट की, तो हेरिडिटी प्लस का एनवायरनमेंट गलत है, नहीं होता, नॉट एडिटिव। अगर आप बात करो डेवलपमेंट की, हेरिडिटी माइनस का ई, ये भी गलत हो गया, कि हेरिडिटी में आप इन्वायरमेंट को घटा नहीं सकते, नॉट सब्सट्रैक्टिव, नॉट सब्ट्रैक्टिव। कलर बेसिकली इसलिए चेंज कर रही हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके, ठीक है। अगर आप हेरिडिटी को डिवाइड करते हुए इसे, ये भी गलत है, क्यों, बिकॉज नॉट डिविजिबल। आप इनका एक दूसरे से भाग नहीं कर सकते हो। तो डेवलप हेरिडिटी और इन्वायरमेंट केवल मल्टीप्लिकेटिव होती हैं, आप इनको डिवाइड नहीं कर सकते, सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, एडिशन नहीं कर सकते, ठीक है।
तो एनवायरनमेंट में सारी चीजें आ जाएंगी, आपका सोशल आ जाएगा, इमोशनल आ जाएगा, कॉग्निटिव आ जाएगा, फिजिकल आ जाएगा। और आपको ध्यान रखनी है कि अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कई बार कि टीचर को कैसा या फिर फैमिली को बच्चे के डेवलपमेंट के लिए कैसा बनाना चाहिए अपने घर का माहौल, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना कंड्यूसिव, कंड्यूसिव मतलब समृद्धि पूर्ण व्यवहार आपका वातावरण होना चाहिए। स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? स्कूल का एनवायरनमेंट लर्निंग कंड्यूसिव होना चाहिए, इसमें बच्चा फ्लॉरिश कर सके, कुछ सीख सके, ठीक है। तो स्कूल का एनवायरनमेंट उस बच्चे के सीखने के हिसाब से होना चाहिए, राइट। चलिए अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जिससे कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है, तो देखिए हमने अभी तक क्या पढ़ा है, उससे आप कितने क्वेश्चंस का आंसर कर पाते हो। आप क्वेश्चंस के जितने आपके आंसर सही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, राइट। चलिए ये सारे जो क्वेश्चंस है ना प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस है, मैंने सारे PYQs लिए हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन मार्क्ड एज, नीचे असर्शन और रीजन वाला है, ठीक है। तो क्या है असर्शन, क्या दिया हुआ है, कथन यहाँ पे दिया हुआ है, चिल्ड्रन डेवलपमेंट इज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक कोड, मतलब बच्चों का विकास उनके जीनों अनुवांशिक गुणों के अनुसार होता है, मतलब ठीक है। अब आप बताइए, आपको फर्स्ट मैं ये बता दूं आपको कि कथन और कारण वाले जो क्वेश्चन होते हैं तो उसमें आपको 3 चीजें करनी है। पहले तो आपको चेक करना है कि असर्शन आपका जो ए दिया रहता है वो सही है कि गलत है, फिर आपको करना है क्या चेक कि रीजन आपका सही है कि गलत है, फिर थर्ड आपको करना है कि ए और आर अगर दोनों सही हैं तो आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का है कि नहीं। 3 चीजें चेक करनी है कि असर्शन आपका मतलब कथन सही है कि गलत, फिर दूसरा रीजन सही है कि गलत, अगर दो सही है रीजन तो उससे रिलेटेड है कि नहीं, ठीक है। 3 चीजें हमें चेक करनी है। तो कथन क्या है, बच्चों का विकास उनके जीवनों अनुवांशिक गुणों के अनुसार होता है, यहाँ पे होता तो है बट लिख दिया डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक कोड्स, तो क्या इन्वायरमेंट का कोई रोल नहीं होता, सिर्फ जेनेटिक कोड्स का ही रोल होता है डेवलपमेंट में, इसलिए ये क्या हो गया हमारा, ये गलत हो गया, क्योंकि इन्वायरमेंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, राइट। इन्वायरमेंट क्या होती है आपका इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जो डेवलपमेंट है वो इंटरैक्शन से आता है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से, नेचर और नर्चर दोनों इंपॉर्टेंट रोल पे करते हैं ना डेवलपमेंट में, राइट। फिर सेकंड है चाइल्डहुड इज अ नेचुरल बायोलॉजिकल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, जो बाल्यावस्था है वो विकास की एक प्राकृतिक अवस्था है। सो बायोलॉजिकल, सिर्फ बायोलॉजिकल तो नहीं है ना, डेवलपमेंट इज अ क्या होता है, सोशियो कल्चरल कंस्ट्रक्ट। हर एक के लिए डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल, लेकिन हर एक के लिए डेवलपमेंट सेम नहीं होता। एक जो बच्चा है वो मजदूर के घर में पैदा हुआ है तो उसके लिए बचपन का मतलब अलग होगा, क्योंकि वो जब 2-4 साल का बच्चा हो जाते हैं तो वहाँ पे वो लोग लेकर काम करने चले जाते हैं, फिर अगर थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो काम में हेल्प करने लगता है। और एक बच्चा जो अच्छे वेल एजुकेटेड फैमिली में पैदा हुआ है, जिसके फाइनेंशियल कंडीशंस फैमिली की अच्छी हैं, उसका जो डेवलपमेंट होगा वो अलग तरीके से होगा। तो ये सोशियो कल्चरल कंस्ट्रक्ट इसको बोला जाता है डेवलपमेंट का, राइट। डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल, बच्चा पैदा हुआ है तो पहले वो बैठना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, ये सारे जो आपके हैं ये सिक्वेंशियल है डेवलपमेंट, बट इट इज अ सोशियो कल्चरल कंस्ट्रक्ट, क्योंकि सबके लिए समान नहीं होता है ना। तो ये तो क्या हुआ, गलत हो गया। तो आपको बताना है कौन सा सही है, तो इसमें बोथ रॉन्ग हो गए है ना, ए भी गलत था और आर भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड आर फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फिर से असर्शन और रीजन वाला सवाल है। तो असर्शन क्या दिया हुआ है, सम चिल्ड्रन हैव कैरेक्टरिस्टिक्स दैट रिसेंबल देयर पेरेंट्स व्हाइल अदर्स आर मार्कडली डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स, तो कुछ बच्चों के गुण अपने माता पिता से मिलते जुलते होते हैं, जबकि कुछ बच्चे माता पिता से काफी भिन्न होते हैं। बिल्कुल सही बात है, कुछ बच्चों को आप देखोगे कि सेम लगेगा, कार्बन कॉपी है अपनी माँ की या फिर फादर की,
और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कि बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। तो होता है ऐसा, है ना। तो ये तो बिल्कुल सही है, करेक्ट है। फिर वर्किंग आउट हाउ मच ऑफ एनी कैरेक्टरिस्टिक इज ड्यू टू नेचर और जीन्स एंड हाउ मच इज ड्यू टू नर्चर और एनवायरनमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स इशू। क्या बोलता है, कारण कि किसी व्यक्ति के गुणों में कितना योगदान आनुवंशिकता मतलब जीन का है और कितना योगदान पर्यावरण का है, यह तय करना एक जटिल समस्या है। बिल्कुल सही बात है, जटिल विषय है, क्योंकि आप बता नहीं सकते ना डेवलपमेंट में कितना रोल इन्वायरमेंट का है, कितना रोल हेरिडिटी का। हमने देखा कि एडिटिव नहीं होते, सब्सट्रैक्टिव नहीं होते, ये केवल मल्टीप्लिकेटिव होता है। आप नहीं फाइंड आउट कर सकते 40% हमारा हेरिडिटी काम कर रहा है, 60% एनवायरमेंट का रोल है यहाँ पे डेवलपमेंट में, हम नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है, राइट। तो ये दोनों सही है और जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नहीं, यहाँ पे तो नॉट लिखा हुआ है, मतलब नहीं होगा, ध्यान से पढ़ के करना है। यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है ना, तो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, हेरिडिटी टोटली डिटरमाइन इन इंडिविजुअल्स। जो हेरिडिटी है वो आनुवांशिकता किसी व्यक्ति का निम्नलिखित में किसी पूर्णतः निर्धारित करती है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है वर्ड किसका, पूर्णतः का। टोटली डिटरमाइन, अच्छा क्या डिटरमाइन करती है, लिंग सेक्स डिटरमाइन करती है, लैंगिक पहचान जेंडर डिटरमाइन करती है, शैक्षिक सफलता एकेडमिक सक्सेस डिफाइन करती है, फिर सीखने की शैली लर्निंग स्टाइल डिफाइन करती है। तो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सेक्स और जेंडर को सेम मानते होंगे, मतलब लिंग और लैंगिक पहचान ये दोनों क्या सेम नहीं होते हैं, ये अलग अलग होते हैं। कोई बॉय है कि गर्ल है, ये क्या है, मेल है कि फीमेल है, ये सेक्स है, ये लिंग के अंदर आएगा। लेकिन जो फेमिनिन और मैस्कुलिन जो जेंडर है, मतलब प्रवृत्ति, जैसे आप अगर वुमेन और मेन की जो पहचान है वो अलग अलग होती है। जैसे अगर आप वुमेन की बात करो तो उसमें क्या होता है कि सॉफ्टनेस होगी, ठीक है, और वहीं पे मेल में क्या होगा, रिजिडनेस होगी। तो ये सब क्या है, ये जेंडर की पहचान है, ये जेंडर में आते हैं, ये क्वालिटीज होती हैं। तो ये कहाँ से, सोसाइटी से डिसाइड होती है ना। तो ये हेरिडिटी नहीं, एनवायरमेंटल फैक्टर होता है जेंडर। तो पूर्णतः सिर्फ और सिर्फ लिंग सेक्स ही डिटरमाइन होता है हेरिडिटी से। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर की ओनली फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर से असर्शन और रीजन का। ये सारे क्वेश्चन आपके PYQs के हैं, राइट। Do height and body build are primarily inherited characteristics? Good nutrition and exercise also make a difference. हालांकि जो ऊंचाई है, कद है, वो शरीर की बनावट मुख्य रूप से आनुवंशिकता पर निर्भर करती है, फिर भी अच्छा पोषण और नियमित व्यायाम इनमें अंतर ला सकता है। कि शरीर की जो हाइट हो गई, बॉडी का फिजिक हो गया, वो इनहेरिटेड होते हैं, लेकिन अच्छा खाना, एक्सरसाइज डिफरेंस क्रिएट करता है। एब्सोल्युटली करेक्ट, इसीलिए तो हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, राइट, मेडिटेशन करना चाहिए, बिकॉज हेरिडिटी डिटरमाइन द बेस लाइन, राइट। लेकिन अल्टीमेटली आपका एनवायरमेंट और हेरिडिटी दोनों का मिलन से एक व्यक्ति का विकास होता है। तो सिर्फ और सिर्फ आपके हेरिडिटी से डिसाइड नहीं हो सकता है कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, राइट। वहां पे कोई प्रॉब्लम है, बीमारियां हैं, बट उसे आप ठीक भी तो कर सकते हो, आप प्रॉपर मेडिकेशन लेके, प्रॉपर एक्सरसाइज करके उसे ठीक भी तो कर सकते हो, राइट। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन कथन ए इज द करेक्ट। रीजन इसका क्या दिया गया, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट इंटरैक्ट इन देयर इफेक्ट ऑन डेवलपमेंट। सो व्यक्ति के विकास पर आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों मिलकर प्रभाव डालते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट, केवल हेरिडिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर्यावरण भी उतनी ही आवश्यक है। तो ए और आर दोनों सही हैं और जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, ए का। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिबेट इज हाईलाइटेड इन द फॉलोइंग
क्वेश्चन। सो डिबेट हमने देखा था नेचर बनाम नर्चर की, है ना, उसमें से काफी सारे क्वेश्चंस मतलब ज्यादातर टाइम्स पूछ लेता है, एक ही क्वेश्चन आता है लेकिन उसमें से भी पूछता है, कई बार पूछता है। सो डज एन इंडिविजुअल्स बायोलॉजिकल डिटरमाइंड सेक्स ब्रिंग विथ इट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफाइन वन सोशली कंस्ट्रक्टेड जेंडर। अब यहाँ पे देखो जो जेंडर की बात हो रही है कि जेंडर सोशली कंस्ट्रक्टेड होता है। क्या किसी व्यक्ति का जैविक लिंग सेक्स ही उसके सामाजिक रूप में निर्मित जेंडर की सभी विशेषताओं को निर्धारित करता है? मतलब क्या है डिबेट कि एक इंसान का, एक व्यक्ति का जो जेंडर है वो कैसा होगा, वो केवल और केवल क्या उसके हेरिडिटी से डिटरमाइन होता है, इंडिविजुअल बायोलॉजिकल जो उसका सेक्स है उसी से डिटरमाइन होता है। तो ये जो डिबेट है कि या फिर जैसे कि मेल बाहर जाके काम करके पैसा कमाएगा और फीमेल जो रहेगी वो घर में खाना बनाएगी, ये जो आप क्या बोल सकते हो कंस्ट्रक्ट है जो कि सोसाइटी का, वो क्या डिटरमाइन सेक्स से डिटरमाइन होकर आता है। तो ये डिबेट किसके अंदर आएगी? ये नेचर नर्चर इन्फ्लुएंसेस ऑन डेवलपमेंट, कॉन्टिन्यूअस डिसकॉन्टिन्यूअस व्यू ऑफ डेवलपमेंट। तो बेसिकली किस में होती है? ये नेचर और नर्चर की जो डिबेट है उसके अंतर्गत आएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकेडमिक परफॉर्मेंस and intellectual abilities gradually improve in children who leave deprived setting and enter enriched setting। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो आपकी एकेडमिक मतलब जो स्कूल की पढ़ाई है वो परफॉर्मेंस है और जो बौद्धिकता आपकी क्षमता है वो ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाती है बच्चे में। जो बच्चा डिप्रीव का मतलब क्या होता है कि जो अभाव में सेटिंग, जिसमें वो मतलब जहाँ पे कम अभाव था इन सारी चीज़ों का उसको छोड़कर इनरिच्ड सेटिंग में आता है जिसमें ये सब कुछ है, मतलब अभाव वाले वातावरण को छोड़कर वो भरपूर एक वातावरण में आता है जिसमें उसको एकेडमिक परफॉर्मेंस उसकी सुधर जाती है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज उसकी इम्प्रूव हो जाती है। तो अब जो ये आर्गूमेंट है वो प्राइमरली किसकी तरफ आपका क्या करता है? डायरेक्ट करता है टुवर्ड्स डिबेट ऑफ डेवलपमेंट। तो ये क्या है? हेरिडिटी बनाम वर्सेस एनवायरनमेंट की जो आपकी डिबेट है कि हेरिडिटी इज नॉट द ओनली थिंग विच डिटरमाइन अ चाइल्ड्स फ्यूचर, या फिर उसकी लाइफ को डिटरमाइन नहीं करती। वो डिप्रीव्ड एनवायरनमेंट में पहले रह रहा था तो उसको एकेडमिक इतना एजुकेशनल उसको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही थी, लेकिन जब वो एक बेहतर एनवायरनमेंट में जाता है तो वो उसकी इंटेलिजेंस की क्षमता बढ़ जाती है और पढ़ाई लिखाई में वो अच्छा हो जाता है। तो ये सब किससे? एनवायरनमेंट से भी तो आता है। तो हेरिडिटी बनाम आपका एनवायरनमेंट डिबेट है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनीता अ 12-year-old गर्ल शोज एक्सेप्शनल म्यूजिकल एबिलिटी। मतलब कि एक सुनीता है जो 12 साल की बच्ची, वो एक्सेप्शनल मतलब बहुत ही बढ़िया उम्दा म्यूजिकल मतलब म्यूजिक की समझ है उसके अंदर, ठीक है, संगीत की एबिलिटी है। बोथ हर पेरेंट्स आर अकॉम्प्लिस्ड सिंगर, उसके जो दोनों पेरेंट्स हैं ना वो अकॉम्प्लिस मतलब प्रसिद्ध, मतलब उन अच्छे से उनको आता है, वो सिंगर हैं, गायक हैं। और वे सेंड हर फॉर क्लासेस फॉर वॉइस ट्रेनिंग आफ्टर स्कूल, और वो उसको क्लासेस में भेजते हैं, मतलब स्कूल वॉइस की जो आवाज़ की ट्रेनिंग है ना स्कूल के बाद वो उसकी क्लास के लिए, म्यूजिक की क्लासेस के लिए भेजते हैं। हर कैपेबिलिटीज आर मोस्ट लाइकली टू बी द रिजल्ट ऑफ एन इंटरेक्शन बिटवीन। तो उसकी जो कैपेबिलिटीज है मतलब उसकी जो क्षमताएं हैं वो किसके रिजल्ट मतलब किसके द्वारा किसके इंटरेक्शन के द्वारा उसे मिली हैं जो वो इतनी अच्छी हो गई है। तो देख उसका जीन्स पे हेरिडिटी भी यहाँ पे काम कर रहा है क्योंकि उसके दोनों पेरेंट्स जो हैं वो क्या है, वो एक सिंगर है, अकॉम्प्लिश्ड सिंगर है, तो उसके हेरिडिटी भी यहाँ पे काम कर रही है और एनवायरनमेंट भी मिला हुआ है कि वो बच्चे को क्या करते हैं स्कूल के बाद वो वॉइस ट्रेनिंग के लिए उसको म्यूजिक की क्लासेस में भेज रहे हैं। तो ये आपका किस में आएगा? न्यूट्रिशन और डिसिप्लिन नहीं, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर कि उसका हेरिडिटी भी है और एनवायरनमेंट भी है, उसे अपॉर्चुनिटीज भी उसके माता पिता दे रहे हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन डेवलपमेंट डिले इन अचीवमेंट ऑफ डेवलपमेंटल माइलस्टोन बाय चिल्ड्रन कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू हेरिडिटी। यहाँ पे एक वर्ड आया क्या? डेवलपमेंटल माइलस्टोन।
जिसे डेवलपमेंटल टास्क भी बोला जाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, प्रकार्य, है ना, विकास के प्रकार्य। सामाजिक जो बेसिकली अपेक्षाएं होती हैं, जो सोशल एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि पर्टिकुलरली, जैसे कि अगर 2 साल का बच्चा है या फिर 4 साल का बच्चा है, तो कुछ सोशल एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं कि 4 साल का बच्चा है तो आप उसे दूध पिला रहे हो, पानी पिला रहे हो, जब वही 7 साल का हो जाएगा, 8 साल का होगा, तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो पानी खुद से जाकर ले ले, है ना। अगर 15 साल का हो गया तो आप करोगे कि वो अपने छोटे छोटे काम खुद से कर सके। तो जो आप जब टॉयलेट जाना, खाना खुद से खाना, आप बच्चों को जब एज के बाद सिखाने लगते हो, ये सब क्या है, ये सोशल एक्सपेक्टेशंस हैं कि इतने साल का बच्चा ये टास्क पर्टिकुलर काम करने लगेगा, है ना। ये यही होता है डेवलपमेंटल माइलस्टोन, मतलब सोशल एक्सपेक्टेशंस जो एक उम्र में आ जाती हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डेवलपमेंटल डिले जो विकास में देरी होती है, वो अचीवमेंट मतलब प्राप्त करने में डेवलपमेंटल माइलस्टोन बाय चिल्ड्रन के द्वारा कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू हेरिडिटी। तो ऐसा क्यों होता है कि मतलब आप सोचते हो कि 3 साल का बच्चा खुद से शिशु पर टीच करने लगेगा, तो वो नहीं होता है, केवल और केवल हेरिडिटी की वजह से होता है, अनुवांशिकता की वजह से होता है, नहीं, ये तो गलत है। केवल और केवल हेरिडिटी कैसे इंपॉर्टेंट हो सकती है? हो सकता है एनवायरमेंट ऐसा ना रहा हो, माँ बाप ने ना सिखाया हो, तो केवल और केवल हेरिडिटी तो इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स डू नॉट प्ले एनी रोल इन डेवलपमेंट, एक भी कोई रोल ही प्ले नहीं करते डेवलपमेंट में, तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है। तो ये दोनों ही गलत बातें हैं। तो बोथ ए एंड आर फॉल्स, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स दैट आर द सेम इन मेल एंड फीमेल आर नोन एज। तो 22 जो पेयर होते हैं क्रोमोसोम के गुणसूत्र के, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें ऑटोसोम्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑटोसोम्स। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ, तो डेवलपमेंट किसका प्रोडक्ट है? हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का प्रोडक्ट है। तो डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। ह्यूमंस हैव पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। अब आपको बताना है ह्यूमंस में कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। तो 60 बिल्कुल गलत, 30 बिल्कुल गलत। अब या तो आंसर 23 होगा या तो 46 होगा। तो आप जल्दी में 46 करके नहीं भाग जाइएगा, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। तो क्योंकि 46 जो होते हैं वो क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर हम पेयर्स की बात करें तो वो 23 पेयर्स होंगे, क्योंकि 23 पेयर का मतलब 2, 23 गुणे 2 46 टोटल होते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? 23 पेयर्स। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ न्यू बॉर्न बेबी विल बी अ बॉय इफ इट हैज। तो एक जो न्यू बॉर्न बेबी है तो वो बॉय होगा। कब बॉय होगा? अगर XX क्रोमोसोम होते हैं तो वो क्या होती है? गर्ल होती है, राइट। अगर बाई क्रोमोसोम्स होते हैं तो क्या होगा? बॉय होगा, राइट। क्योंकि मदर और फादर, मदर में XX होते हैं और फादर में X और Y दोनों होते हैं, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। हेरिडिटी इज कंसीडर्ड एज अ सोशल स्ट्रक्चर। तो हेरिडिटी को कैसा सोशल स्ट्रक्चर है? प्राइमरी, सेकेंडरी, डायनामिक और स्टैटिक। तो हमने पढ़ा था हेरिडिटी स्टैटिक होती है और डायनामिक क्या होता है? एनवायरमेंट होता है। स्टैटिक मतलब स्थिर, फिक्स्ड, जो चेंज नहीं की जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन पर्सनालिटी इज अ रिजल्ट ऑफ। तो ह्यूमन जो पर्सनालिटी है वो किसका रिजल्ट है? अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन, यहाँ पे एंड कर लीजिए, अपब्रिंगिंग एजुकेशन की, इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी, इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, ओनली हेरिडिटी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, अनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच के इंटरेक्शन ही क्या है? ह्यूमन पर्सनालिटी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट शेप डेवलपमेंट इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है हिंदी में? छोड़कर। तो जो गलत है वो आपको बताना है, ठीक है। ये एक्सेप्ट पीछे छुपा हुआ है, इसको आप छोड़ दोगे ना तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। जो पर्यावरण के फैक्टर्स हैं वो
सेव करते हैं डेवलपमेंट को, किसको छोड़कर? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, हाँ ये इन्वायरमेंट डिसाइड करती है, राइट, इन्वायरमेंटल फैक्टर में आएगा। क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन, खाना कैसा होगा, पोषण, इन्वायरमेंटल फैक्टर। कल्चर, संस्कृति, इन्वायरमेंटल फैक्टर। जो आपकी फिजिक है, शरीर कैसा होगा, शरीर का बेसिकली स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये सब कहाँ से आता है? ये जीन से आता है, आपके हेरिडिटी से आता है। तो ऑप्शन नंबर बी गलत है, वही आपको बताना था क्योंकि एक्सेप्ट पूछा हुआ था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीडोमिनेंटली अ हेरिडिटी रिलेटेड फैक्टर। इनमें से कौन सा फैक्टर है जो कि केवल और केवल कहाँ से आया? अनुवांशिकता से आया, हेरिडिटी से आया हुआ है। एटीट्यूड टुवर्ड्स पीयर ग्रुप, नहीं, ये तो इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकता है क्योंकि यहाँ पे प्रीडोमिनेंटली बोला हुआ है, राइट। थिंकिंग पैटर्न, ये आप किस घर में रहते हो, किस कल्चर में रहते हो, उसके हिसाब से थिंकिंग पैटर्न डेवलप होता है, राइट। एलन मस्क, आज एलन मस्क क्यों है? क्योंकि अमेरिका में उसको वैसा इन्वायरमेंट मिला है, राइट। ऐसा एंटरप्रेन्योर इंडिया में तो शायद नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा नहीं है। तो हमारा इन्वायरमेंट भी हमारा कहीं ना कहीं थिंकिंग को क्या करता है? आपका बनाता है, पैटर्न डिसाइड करता है कि हमारा थिंकिंग कैसी होगी, राइट। तो जो कलर ऑफ आईज है वो दैटली सोलेली केवल और केवल किस में डिपेंड करती है? हेरिडिटी में डिपेंड करती है। आपकी आंखों का कलर काला होगा कि भूरा होगा, वो कहाँ से आता है? वो आनुवंशिकता से आता है, राइट। पार्टिसिपेशन इन सोशल एक्टिविटीज, ये भी नहीं होगा, ये भी आपके इन्वायरमेंट से आता है, राइट। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, लास्ट क्वेश्चन था हमारा। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए चैनल को और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।